नमस्ते स्टूडेंट्स, आइए आज हम फिर चर्चा करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 3 है संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक। हमारे चैप्टर का नाम था। स्टूडेंट्स, हमने इसमें काफ़ी प्रकार के रेशों और प्लास्टिक के बारे में पढ़ा है, जैसे रेयान है, नायलॉन है, और प्लास्टिक में थर्मोसेटिक प्लास्टिक है और थर्मो जो प्लास्टिक है उनके बारे में हमने पढ़ा है। हमने स्टूडेंट्स ये देखा है कि प्लास्टिक और जो संश्लेषित रेशे हैं इनका बहुतायत में उपयोग होता है, परंतु पर्यावरण में इसका क्या गलत प्रभाव पड़ता है, क्या नुकसान होता है, इसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। देखिए, प्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं जब हम सामान्य रूप से खुले में फेंक देते हैं, प्लास्टिक की बोतल्स है, पॉलीथीन से फेंक देते हैं, तो ये क्या है कि ये अनिम्नीकरणीय है। जैव निम्नीकरण और जैव अनिम्नीकरण दो वर्ड में मैंने आपको कल लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किए थे कि वे पदार्थ जो सामान्य स्थिति में पर्यावरण में फेंक देने पर अपघटित होकर सरलतम पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं, उन्हें तो जैव निम्नीकरण कहते हैं। और जो वातावरण में सामान्य परिस्थितियों में अपघटित नहीं होते हैं, सरल पदार्थों में नहीं बदलते हैं, उन्हें जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। तो प्लास्टिक जो भी है वो जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है, अर्थात इसे जब हम खुले में फेंक देते हैं तो ये काफी वर्षों तक, सैकड़ों हजारों वर्षों तक भी उसी स्थिति में बना रहता है। यदि इसकी संख्या बढ़ जाती है, यदि हम बहुत सारा प्लास्टिक किसी जगह फेंक देते हैं तो वो जगह वो उपजाऊ नहीं रहती है, वो उस जमीन की उर्वरक क्षमता को खत्म करती है, और साथ ही साथ वहां पर यदि हम किसी प्रकार की कोई फसल वगैरह उगाते हैं या पेड़ पौधे उगाते हैं तो वो भी नहीं पनपते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको बहुत ध्यान में रखना है कि घर में यूज करने वाली जितनी भी प्लास्टिक्स हैं उन सबको आप अलग इकट्ठा करें, यानी दो तरह के आप पात्र बनाएं। एक में जैव निम्नीकरणीय पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ डालें, और एक वो जिसमें जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ डालेंगे। जैव अनिम्नीकरणीय जो पदार्थ हैं वो अपशिष्ट पदार्थों में नहीं बदलते हैं, उन्हें आप इकट्ठा करें, और जो आपका जो मतलब रद्दी लेने वाला आता है उसको आप सेल करें, ताकि वो आगे जाकर रिसाइकिल होकर वापस नए पदार्थ, नई वस्तुएं, नई सामग्री, नए खिलौने बनकर हमारे पास वापस आएगा। तो वो खुले वातावरण में नहीं जाएगा और हमारे पर्यावरण को, खुले जो पर्यावरण है उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, हमारी प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस बात का हम सबको ध्यान रखना है। तो हमारा चैप्टर था कि संश्लेषित रेशे सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, ये हमारा चैप्टर था। और हम पॉइंट पढ़ रहे थे कि प्लास्टिक और जो हमारा पर्यावरण है उसमें क्या लिंक है और उनको हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं, कैसे तालमेल या सामंजस्य उनमें बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले अपने आसपास जितनी भी यूज होने वाली प्लास्टिक रेशे हैं उनकी आप सूची बनाइए। एक सूची, एक मैं पिक आपको ऐड करूंगा इस वीडियो के साथ जो हमारी बुक में बना रखी है, उसके बारे में भी आप देखिए कौन कौन से पदार्थ हैं वो जैव निम्नीकरण में आते हैं, कौन कौन से जैव अनिम्नीकरण में आते हैं, और उनका टाइम लिमिट क्या, कितने पीरियड में वो अपघटित होकर सरल पदार्थों में बदल जाते हैं, वो भी यहाँ टेबल में गिवन है। वो आपको उसे पढ़ना है, देखना है, समझना है और याद रखना है कि कौन सा पदार्थ कितने समय में अपघटित हो जाता है, यानी वो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता, कौन सा नुकसान पहुंचाता है। तो आप इन सब बातों का विशेष ध्यान रखेंगे, और साथ ही साथ आप इस बात को भी देखेंगे कि प्लास्टिक
कि जो थैलियाँ यूज करते हैं, यानी हम क्या करते हैं कि बाजार गए, सब्जी लाने गए या और खाद्य सामग्री वगैरह हम खरीदने जाते हैं तो हम खाली हाथ चले जाते हैं, तो हमें दुकानदार क्या करता है, प्लास्टिक की यानी पॉलीथीन में हमें सामान डाल कर देता है और वो हम 8-10 थैलियाँ इकट्ठी करके 8-10 पॉलीथीन इकट्ठी करके घर में ले आते हैं। फिर जैसे से यूज करते हैं, सामान निकाला उनको बाहर फेंक देते हैं और वो पूरे पर्यावरण को प्रदूषित करती है। तो हम सबसे पहले तो ये आज से नियम बनाएंगे कि जब भी हम बाजार जाएंगे सामग्री खरीदने, या तो सूती कपड़े का बना हुआ या जूट का बना हुआ थैला हम साथ लेकर जाएंगे, जिसमें हम हमारी आवश्यक सामग्रियां जो हम खरीदेंगे वो उसमें डाल के ले आएंगे, जिससे पर्यावरण को नुकसान नहीं हो। एक आप दूसरे को देने के लिए भी मना करें और दूसरे से लेने के लिए भी मना करें। कोई देता है तो उसे मना करिए, भाई डोंट यूज प्लास्टिक, प्लीज सर हम इसे यूज नहीं करिए आप, और आप भी यूज नहीं करिए, ऐसा आप सिद्धांत बनाइए, तब जाकर प्लास्टिक का उपयोग कम हो पाएगा। दूसरा आप ध्यान रखें कि आप जो प्लास्टिक के जितने भी उपकरण हैं, जैसे खिलौने वगैरह लेते हो, तो उनको आप लिए कोई बात नहीं, अच्छी है, उनको यूज किया, बट उनको बाहर नहीं फेंकना चाहिए, उनको रद्दी वाले को ही देना चाहिए ताकि वो रिसाइकिल में जा सके। प्लास्टिक से संबंधित 5 सिद्धांत हैं, आर के 5 वर्ड है, वो कौन कौन से देखो। पहला वर्ड, 5 के वर्ड हमारे पास में फर्स्ट है रिड्यूस, सेकंड है रीयूज, रिसाइकिल, रिकवर और रिफ्यूज। देखिए फर्स्ट आर के 5 सिद्धांत है हमारे पास। और फर्स्ट आर, क्या करना है, फर्स्ट क्या है हमारे पास में, रिड्यूस करना है, यानी कम करना है, रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक, कम करना है, प्लास्टिक का उपयोग कम करना है, घटाना है। दूसरा है रीयूज, पुनः काम में ले, हो सके जहां तक उसे पुनः काम में लेने की आप योजना बनाए या इस प्रकार से यूज करें कि दोबारा ही काम में लिया जा सके। थर्ड है हमारे पास में रिसाइकिल, यानी इसे रिसाइकिल के लिए भेजें, यानी मैंने बताया आपको, आप रद्दी वाले को बेचेंगे तो वो जाकर आगे से आगे जाकर वापस से ये रिसाइकिल होकर नए पदार्थ, नए आइटम, नए खिलौने बनकर वापस आता है, तो यानी रिसाइकिल करने के लिए इसे भेजें। और फोर्थ है रिकवर करना चाहिए, फोर्थ यहां लिख दूं, फोर्थ आ रहा है। ओके, रिकवर हमें इसे करना चाहिए, यानी हमें प्राप्त करना चाहिए वापस से, कि जो भी हमें प्लास्टिक वगैरह जो हमने रिसाइकिल भेजा उसको उसी शेड्यूल से वापस प्राप्त हमें करना भी चाहिए। और फिफ्थ हमें रिफ्यूज, यानी यूज के लिए हमें मैंने बोला था अभी कि आप मना करिए कि हम लेंगे भी नहीं और आप दोगे भी तो नहीं लेंगे, हम खुद भी नहीं देंगे। तो इस तरह का हम सिद्धांत बनाएं। आर के 5 सिद्धांत इनको याद रखें, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिकवर और रिफ्यूज। तो स्टूडेंट देखिए हम आगे बात करते हैं हमारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की। आइए आप अपनी बुक खोल लें और अपनी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको आता है, फिर भी मैं शॉर्ट में बता दूं कि कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं। बुक खोलिए, बुक सबके पास होनी चाहिए। जिन बच्चों के पास बुक और नोटबुक नहीं है, जल्दी से जल्दी, मैं तो कहता हूं कि इस वीक में 101% आप अरेंज करें, क्योंकि वेट नहीं करें कि स्कूल खुलेगा, स्कूल ओपन होगा, हम स्कूल से लाएंगे या बाजार से लाएंगे, उसका वेट नहीं करें। उसके वेट में आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं देखता हूं व्यूवर्स की संख्या बहुत कम आ रही है, इसका रीजन है कि योर मेंटालिटी इज नॉट प्रॉपर। मेंटालिटी पर पहले बनाइए कि हमें पढ़ना है, हमें हमारा फ्यूचर बनाना है। डोंट थिंक अबाउट इट कि हम प्रमोट हो जाएंगे। प्रमोट होना अलग बात है, मान लीजिए प्रमोट हो गए, पर आपने पाया क्या सीखा, क्या ऑब्टेन किया, आपको नॉलेज तो नहीं हुआ ना। क्लास पढ़ने से क्या होता है, जब तक नॉलेज नहीं होगा, बाहर निकलोगे, एग्जाम दोगे, एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे, आपको अचीवमेंट नहीं होगा, आपको उसका कोई लाभ नहीं होगा, आपको जॉब नहीं मिलेगा।
जब तक आपके पास नॉलेज नहीं है, और नॉलेज तब होगा जब आप डेली पढ़ेंगे। पढ़ाई करनी जरूरी है। एक प्रमोट होना अलग बात, आप डायरेक्ट अगर 8वीं क्लास में बैठ जाएं तो क्या आपको 8वीं क्लास तक का नॉलेज है? 8वीं क्लास तक का नॉलेज नहीं है तो आप 9th कैसे पास करोगे? 9th पास नहीं करोगे 10th कैसे पास करोगे? जब पास ही नहीं करोगे आगे, सपोज करो 3rd डिवीजन से पास भी होगे तो आगे जाकर आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, कोई आपको जॉब नहीं मिलने वाला, कोई आपको आगे टैलेंट है अपना उसको दिखाने का प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलने वाला है। इस बात को ध्यान रखें, इस दिमाग से निकाल दें कि हम प्रमोट होंगे, प्रमोट के लिए नहीं, हम सीखने के लिए पढ़ेंगे। प्रमोशन के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम प्रमोशन लेने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम सीखने के लिए, हम हमारे नॉलेज को बढ़ाने के लिए पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स आगे देखिए, मैंने बताया पहला क्वेश्चन है कुछ रेशे संश्लेषित क्यों होते हैं? ये बोलना कि कुछ रेशे कागज की लुगदी के रासायनिक संयोजन या विभिन्न रासायनिक पदार्थों के संयोजन द्वारा, रासायनिक क्रिया द्वारा, मानव द्वारा निर्मित होते, अतः कुछ रेशों को संश्लेषित रेशे कहते हैं। सिंपल सा आंसर है, क्योंकि सुनना है, मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, बोर्ड पे मैं लिखता हूं तो आप उसको डायरेक्ट कॉपी में उतारते हैं। मैंने बोला उसको 2 बार सुने, वीडियो देखिए, फिर उसका आंसर लिखिए। और सेकंड और थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली स्थान है, वो आराम से आप देख कर बुक में भरेंगे और उसका आप नहीं आए तो आप मेरे को कॉल करेंगे। फोर्थ है नायलॉन रेशों से निर्मित 2 वस्तुओं के नाम बताइए जो नायलॉन रेशों की प्रबलता को दर्शाती है, यानी नायलॉन रेशा बहुत मजबूत होता है, इस बात को दर्शाती है। ऐसे 2 वस्तुएं बताइए जो इससे बनी होती है। तो नायलॉन से बनी 2 वस्तुओं के नाम सुनिए, पैरासूट और पहाड़ों पर चढ़ने के लिए बनाई गई रस्से। तो पैरासूट कितना मजबूत होता है, और ऐसे पहाड़ों पर चढ़ने की जो रस्सी बनाती है वो भी बहुत मजबूत होती है। सब नायलॉन की बनती है, यानी नायलॉन के रेशे को एक धातु के तार के समान तुलना की है, इतना मजबूत होता है वो। आगे देखिए, फिफ्थ है खाद्य पदार्थों का संचय करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ बताइए। लाभ ये है कि उसमें हवा एयर टाइट होते हैं, पहला लिखना, एयर टाइट होते हैं जिससे खाद्य सामग्री लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। दूसरा, सस्ते होते हैं तो हर व्यक्ति की पहुंच तक है, और हल्के होते हैं इसलिए उन्हें आसानी से इधर उधर ले जाया जा सकता है। ये 3 आप कारण लिखते हैं। और नेक्स्ट है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के मध्य अंतर क्या है, ये मैंने आपको चित्र बता दिया था। आप टेबल बना लेना अपनी बुक में, अपनी नोटबुक में टेबल बनाना, बुक में सारे पढ़ें, फिर भी मैं बोल देता हूँ एक बार। इधर टेबल में लिखना थर्मोप्लास्टिक और यहाँ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, बीच में लाइन होगी, यहाँ हो गया 1 नंबर लिखना कि थर्मोप्लास्टिक ये गर्म करने पर विकृत होता है, गर्म करने पर विकृत नहीं होता है। समझ में आ गया? इसे आसानी से दूसरे रूपों में ढाला जा सकता है, इसे आसानी से दूसरे रूपों में नहीं डाला जा सकता। ये यहां लिखना कि ये सामान्य तौर पर ऊष्मा और विद्युत का कुचालक नहीं होता है, यानी ऊष्मा और विद्युत से ये प्रभावित होता है, पिघल सकता है, जबकि ये ऊष्मा और विद्युत का पूर्णतया कुचालक होता है। इसलिए इससे जितने भी, मतलब अपन सपोज करो कि आपने जो रसोई में यूज करने वाले बर्तन, उनके हत्थे भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। मैंने आपको बताया था थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनते हैं, और उससे अपने जितने भी स्विच वगैरह हैं वो सारे बनते हैं, ताकि वो ऊष्मा यानी तेज करंट फ्लो होता है तो भी गर्म होकर वो जल्दी से पिघलते नहीं है। यदि थर्मोप्लास्टिक से बनते वो, तो वो जो ही कभी करंट ज्यादा फ्लो होता तो गर्म होता तार, और वो सारे क्या होते, पिघल जाते, तो कोई यूज ही नहीं रहता। तो यहाँ पर इनको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से इसलिए बनाया जाता है। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक अच्छा लगा होगा। जितना मैंने पढ़ाया, जितने आपको क्वेश्चन आंसर करवाए 101% वो आपको फिर नोटबुक में करने, जितने भी टेबल वगैरह बताई वो सारी करनी है। 101% मेहनत करें, पढ़ाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।